यहाँ पे आया पेरेंट कंपोनेंट में। इस केस में पेरेंट कंपोनेंट जो है वो मेरा पेज डॉट tsx है, ठीक है। मैं पेज डॉट tsx में आया और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, आप मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हो। मैं बटन टेक्स्ट से अब काम खत्म हो गया, उसके आगे आया, मैंने स्पेस लगाया और यहाँ पे दूसरा प्रॉप पास किया बीजी कलर नाम का। फिलहाल इस दूसरे बटन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। मैंने बीजी कलर नाम का यहाँ पे एक जो है वो प्रॉप पास किया, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं पास कर दूँ अपने कलर का नाम। अब मेरी मर्जी में डायरेक्ट रेड लिख लूँ, मेरी मर्जी में डायरेक्ट यहाँ पे पर्पल लिख लूँ, या मेरी मर्जी के यहाँ पे मैं अपनी टेलमेंट CSS की क्लास का नाम लिख लूँ जिस तरह बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। इट्स अप टू मी। मैंने यह क्या किया, डायरेक्ट क्योंकि टेलमेंट CSS की क्लास में पास कर दूंगा ना, तो मुझे इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीजी डैश पर्पल डैश 600 पास कर देता हूँ कि भाई जो मेरा बैकग्राउंड कलर हो वो पास हो बीजी डैश पर्पल डैश 600, और वो जाके अब मैं यूज कर सकता हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्या किया, बीजी कलर नाम का एक प्रॉप पास किया। अब मेरी मर्जी में बीजी कलर में या बैकग्राउंड कलर में सिर्फ कलर का नाम लिखूं या फिर टेलमेंट की पूरी क्लास पास कर दूं जिस तरह का मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, ये मेरी मर्जी। मैंने इसको इस तरह लिखा, टेलमेंट की क्लास पास कर दी। अब टेलमेंट की जब मैंने क्लास पास कर दी ना, तो मुझे इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना आसान है। तो ये मेरा पहला माइलस्टोन अचीव हो गया यहाँ पे, जो था कि भाई पेरेंट कंपोनेंट से एक बीजी कलर नाम का प्रॉप पास करो। सही है, ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज आपके लिए ये होगी कि अब हम मल्टीपल प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉप्स पास भाई इस तरह होता है। ये मैंने इंडेंटेशन के लिए लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लगे कोड। बटन टेक्स्ट लॉगिन मेरा पहला प्रॉप है और वो बीजी कलर मेरा दूसरा प्रॉप है। ठीक हो गया जी। पेरेंट कंपोनेंट में मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आया चाइल्ड कंपोनेंट में, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं, बटन डॉट tsx में, जहां पे मुझे अपना काम करना है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है इस कंपोनेंट में, या अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की, बैकग्राउंड कलर मेरे HTML के एलिमेंट्स पे कहां से अप्लाई होता है। बैकग्राउंड कलर मेरे HTML के एलिमेंट्स पे कहां से अप्लाई होता है, क्लास नेम से। भाई क्लास नेम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर क्या है, एक स्टाइलिंग की चीज है, जो भी हम स्टाइल करते हैं क्लास नेम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बीजी ब्लू लगा हुआ है तो क्लास नेम के एट्रीब्यूट में लगा हुआ है ना, तो अब मुझे क्लास नेम के एट्रीब्यूट में यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारा दूसरा माइलस्टोन भी हम थोड़ा सा अचीव कर लिया हमने, कि हमें ये पता चल गया कि प्रॉप यूज कहां करना है। भाई बैकग्राउंड कलर नाम का प्रॉप पास किया पेरेंट कंपोनेंट में, अब उस पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कहां करना है। तो भाई हम पास क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कहां से अप्लाई होता है, क्लास नेम के एट्रीब्यूट से। ऐसा ही है, बीजी ब्लू 600 इस वक्त कहां लिखा हुआ है, क्लास नेम के एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे यूज करना है उस चीज को, अपने उस प्रॉप को क्लास नेम के एट्रीब्यूट में। अब एक टेक्निकल चीज यहाँ पे, ये चीज क्या है, स्ट्रिंग कह सकते हैं इसको। क्लास नेम में हर चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आती है ना, ऐसा ही है, सिंगल या डबल कोट्स में आता है। अब प्रॉप्स क्या है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है या रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट के प्रॉप को यूज करना है या रिएक्ट के प्रॉप को यूज करना है। तो एक चीज हमने क्वार्टर 1 में पढ़ी थी, जब भी स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट को या सॉरी वेरिएबल को एक साथ यूज करना हो, तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। किसी के जहन में उस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है, क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स या कॉनकैटिनेशन। सही है। अब यहाँ पे कॉनकैटिनेशन किस तरह होगी, मैं क्लास नेम के एट्रीब्यूट में आया, जहां पे जो है वो
मेरी क्लासेस शुरू हो रही है, वहां पे मैंने एक अदद कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। और जहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, जब भी स्ट्रिंग टेम्पलेट्स की बात होती है, स्ट्रिंग लिटरल्स की बात होती है ना, तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगते, बैकटिक्स लगते हैं। क्या लगते हैं? बैकटिक्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस भी कर देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का और थोड़ा सा सिंटैक्स है, आप लोगों को ये चीज पता है, इसलिए मैंने ये चीज अभी यहाँ पे इंक्लूड भी कर दी। तो इससे एक और बात प्रूव हुई कि भाई अभी जो पढ़ाई हो रही है ना, क्वार्टर 1 के कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है, याद रखने अपने जहन में। सही है? तो मेरे पास 2 माइलस्टोन अचीव हो गए। पेरेंट कंपोनेंट से पास कर दिया बीजी कलर नाम का प्रॉप, और उसको अब मुझे पता भी चल गया यूज कहां करना है। मुझे पता चला क्लास नेम के एट्रीब्यूट में उसको यूज करना है। अब क्लास नेम में हम डबल कोट से सिंगल कोट से अपना काम करते हैं, ठीक है? तो मैंने वहां पे मुझे जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल चाहिए था, जैसे प्रॉप्स एक जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल और स्ट्रिंग एक साथ यूज करनी तो कॉन्कैटिनेशन होती है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज कर रहे हैं। जब स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए सबसे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिया। अब बीजी ब्लू को मुझे डायनेमिक करना है, बीजी ब्लू को डायनेमिक करना है। जैसे भाई यहाँ जो बीजी कलर एट्रीब्यूट में जो पढ़ाओ मुझे यहाँ चाहिए। अभी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताए, ये कोड है मेरा, क्या इतनी सी चीज करने से मैंने यहाँ पे बीजी पर्पल लिखा है, क्या मेरे बटन का कलर पर्पल हो गया होगा या ब्लू ही होगा? बताए, ब्लू होगा पर्पल होगा? ब्लू। अभी देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता। यहां पर मैं आया और ब्राउजर ये रहा, घूम गया ब्राउजर हमारा, लोकल होस्ट सीधा हो। ये देखिए, जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई पर्पल नहीं होगा ब्लू ही होगा, तो हमारा कलर जो है वो बटन का ब्लू ही है। अब इसको पास करते हैं। अब मुझे बीजी ब्लू को जो डायनेमिक करना है, ये तो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, तो हर बटन का जो कलर है वो ब्लू ही होगा। मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है? सबसे पहले मैंने लगाया डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्ट्रिंग लिटरल्स का कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या यूज करूंगा? अपना प्रॉप। सबसे पहले लिखूंगा बीजी कलर, डायरेक्ट बीजी कलर लिख दूं, बीजी कलर लिखूं या प्रॉप्स डॉट बीजी कलर लिखूं? प्रॉप्स डॉट बीजी कलर लिख देता हूं। अब देखते हैं, अब मेरे बटन का कलर ब्लू हो गया होगा, ब्लू ही होगा या पर्पल हो गया होगा? देख लेते हैं। बकौल आप लोगों के पर्पल होगा। तो मैं यहां पे आया अपने ब्राउजर पे और बटन ही गायब हो गया। वाह, ना ब्लू रहा ना पर्पल रहा। हो सकता है हमारे कोड में कोई गलती हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? प्रॉप्स डॉट बीजी कलर, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। दोबारा से भी रन करना पड़ेगा। सर्वर तो बंद नहीं हो गया? नहीं हमारा, नहीं सर्वर तो चल रहा है। मैं इसको दोबारा पहले से सही कर देता हूँ। नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो आएगा ही। बीजी डैश ब्लू डैश 600, दोबारा इसको जैसे पहले था वैसे कर लेते। दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर लेते अपना।
बटन था वो नीचे स्क्रॉल ठीक है जी। तो इसको जैसे ये पहले था मैंने वैसे ही कर दिया। अब मैं इसको प्रॉप्स के जरिए दोबारा चेंज करता हूँ, देखता हूँ इशू क्या था। प्रॉप्स डॉट बीजी कलर, और मैं यहाँ पे आया, इसको मैं देखें तो देखें, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब ये डीबगिंग और एरर में फंसना बहुत आम सी बात है, सही है। अच्छा, हमारा पर्पस क्या था कि हम कोई भी कलर पास करें, कलर का नाम पास करें, या टेलविंड सीएसएस के बैकग्राउंड कलर की कोई भी क्लास पास करें, तो मेरा जो बटन है उसी तरह का बन जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं पेरेंट कंपोनेंट में आया और मैंने क्या किया, बीजी कलर नाम का एक प्रॉप पास किया या एट्रीब्यूट पास किया, और यहाँ पे अपनी क्लास लिख दी बीजी पर्पल डैश 600। पेरेंट कंपोनेंट का यहाँ काम खत्म हो गया, डाटा यहाँ से फ्लो हो गया। अब मैं आया कहाँ पे, बटन डॉट tsx में। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे सबसे पहले बटन का जो बैकग्राउंड कलर था उसको यूज करना था। ये चीजें अप्लाई कहां से होती है, क्लास नेम के एट्रीब्यूट से। भाई स्टाइलिंग का सारा काम क्लास नेम के एट्रीब्यूट से होता है, तो मैं क्लास नेम के एट्रीब्यूट पे आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट का प्रॉप चाहिए था या रिएक्ट का प्रॉप चाहिए था, और स्ट्रिंग भी थी पहले से, क्योंकि हर चीज सिंगल या डबल कोट्स में होती है। अब कोई भी चीज सिंगल या डबल कोट्स में हो तो भाई दोनों को साथ में यूज करने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग लिटरल्स का। और स्ट्रिंग लिटरल्स किस तरह यूज होता है, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और भैया इसको मैंने बैकटिक्स भी लगा दिए, ठीक है। अब क्योंकि मुझे वेरिएबल यूज करना था या प्रॉप यूज करना था, तो मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉप्स डॉट बीजी कलर लिख दिया। ये प्रॉप्स क्या चीज है, क्योंकि ये प्रॉप से आ रहा है तो इसको प्रॉप्स का कीवर्ड लगाना जरूरी है। डॉट बीजी कलर क्या है भाई, जिस नाम का एट्रीब्यूट पास किया है वो बीजी कलर है। तो बीजी कलर में फिलहाल क्या चीज थी, बीजी डैश पर्पल डैश 600। तो यहाँ पे देखें मेरे जो बटन का कलर था वो टेक्स्ट भी यहीं से आ रही है, टेक्स्ट भी डायनेमिक है, लॉगिन और बटन का कलर भी डायनेमिक है। तो ये दोनों चीजें, बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर जो टेक्स्ट है, दोनों चीजें प्रॉप्स के जरिए आ रही है, सही है। तो अब मैं काम करता हूं, एक और बटन को यूज कर लेता हूं। मैंने एक और बार बटन को यूज किया, प्रॉप इसको दे दिया। पहला प्रॉप क्या था, btn टेक्स्ट। यहां पे btn टेक्स्ट मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लॉग आउट, और बीजी कलर में मैंने लिख दिया कि भाई मेरे बटन का कलर क्या हो, बीजी डैश रेड डैश 700, कि भाई आपका जो कलर है, आपका जो टेक्स्ट है वो लॉग आउट होना चाहिए और आपके ऊपर एक रेड कलर अप्लाई होना चाहिए। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया, ये सॉल्व क्या हो गया, डाटा भी मेरा डायनेमिक है। पहले तो सिर्फ हमारे कंपोनेंट्स होते थे ना, लेकिन कंपोनेंट को भी अगर आपने अपनी मर्जी का डाटा देना है तो वहां प्रॉप्स यूज होगा। अगर ये कोड सही लिखा है तो एक और बटन बन गया होगा, क्योंकि 2 बार रेंडर हो रहा है, उसमें लॉग आउट लिखा होगा और उसमें बीजी उसका जो कलर है वो रेड होगा। मैं ब्राउजर पे आया तो देखें यहाँ एक अदद लॉगिन का बटन है और एक अदद लॉग आउट का बटन है, दोनों के कलर, दोनों का टेक्स्ट प्रॉप्स के जरिए आ रहा है। तो प्रॉप्स आपका ये मसला हल करता है, ठीक है जी। तो इस कोड को जल्दी से देखें, 2 मिनट है आपके पास, बल्कि 1 मिनट है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इसे क्या नीड है, अब फिग्मा का एक डिजाइन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में उस डिजाइन को किस तरह आप कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, अगर फिग्मा डिजाइन में आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है तो उस हेडिंग को किस तरह आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फिग्मा के डिजाइन में एक हेडिंग है जो कि बोल्ड भी है, तो कौन सी, उस बोल्ड को देखते हुए कौन सी क्लास लगेगी, उसके कलर को देखते हुए कौन से कलर की क्लास लगेगी, उसके बैकग्राउंड कलर को देखते हुए कौन से बैकग्राउंड की क्लास लगेगी। तो डिजाइन जिस तरह का होगा वैसा का वैसा डिजाइन आपको जो है वो अपने कोड में बनाना होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जरूरी क्यों है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आपको प्रोफेशनली काम मिलेगा, आप कोडिंग करने बैठेंगे, आप तो सब डेवलपर हैं,
चीज़ों को डेवलप करना जानते हैं, तो एज अ डेवलपर आपको क्या होगा, एक फिग्मा डिजाइन दिया जाएगा। इन्होंने नई फाइल बनाई। आपको एक फिग्मा डिजाइन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इस डिजाइन को देखते हुए हमें इसको Next.js वेबसाइट में कन्वर्ट इसको अब करके सर्दी दो। लगा, अभी गर्मी लग रही। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं कि आपको एक फिग्मा डिजाइन हम दिखाएंगे और उसको किस तरह फिग्मा डिजाइन को यूज करके, किस तरह उसको देख के इम्प्लीमेंट करके आप कैसे कैसे चीजों को अपने कोड में लिखेंगे। अब चाहे वो किसी भी एलिमेंट को अप्लाई करना हो, एलिमेंट की क्लास को अप्लाई करना हो, या फिर इमेज, फिग्मा से किस तरह आप इमेज निकालते हैं, किस तरह उसको अपने Next.js के प्रोजेक्ट में लगाते हैं और बाकी सारी चीजें। लेकिन रिएक्ट और Next.js की बेहतरीन प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस इसको यूज करते हुए। ठीक है जी, तो ओवर टू समी भाई। समी भाई प्लीज डू दी ऑनर्स। टाटा बाय बाय। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने जो है वो Next.js का 14 वर्जन का मैंने जो है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवा लिया है। ठीक है, 15 वर्जन हम क्लास में नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे पहले जो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाने के बाद जो भी हमारे पास Next.js की तरफ से प्रोजेक्ट आता है वो ये इस तरह का होता है। अच्छा, जो आज हम डिज़ाइन करेंगे, जो फिग्मा डिज़ाइन को यूआई में कन्वर्ट करेंगे, वो है ये वाली डिज़ाइन। आई गेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये डिज़ाइन जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अच्छी तरह से देखें कि किस तरह हम इसमें से वेरिएबल्स और जो भी हमारे काम की चीज़ें होती हैं, जिस तरह कलर्स हैं, CSS प्रॉपर्टीज़, हम किस तरह उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम अपने फिग्मा कोड के Next.js के कोड के अंदर उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये है हमारा सबसे पहले जो मेरे लेफ्ट साइड का, आपके मेरे ख्याल से राइट साइड का है। ठीक है, आपके राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड के हमारा भी ऊपर लेफ्ट ही है। ये हमारे पास एक नेविगेशन बार होता है। यहाँ से हम जो है अपने जो इसके जो फ्रेम्स होते हैं, ये मुख्तलिफ फ्रेम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो एक सेक्शन हमारा होता है कभी यूज किया है सिर्फ इसमें वेबसाइट के अंदर नैव बार का। उसके बाद हमारे पास होता है हीरो सेक्शन, और इसी तरह जो है नीचे पेज चलता चला जाता है। दोनों का कर्टन इम्प्लीमेंट किया था फिग्मा में। लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये फिग्मा डिजाइन हम आपको भी देंगे। अब इस फिग्मा डिजाइन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे नैव बार आप लोगों के सामने, हीरो सेक्शन आप लोगों के सामने। अब इनकी स्टाइलिंग तक पहुंचना कैसे? ये भाई ठीक है, डिजाइन तो मिल गया, डिजाइन तो मिल गया, लेकिन उस डिजाइन में या उस एलिमेंट पे क्लासेस कौन कौन सी किस किस तरह की अप्लाई हो रही है। जैसे अभी आपको, अच्छा, उस तक पहुंचना कैसे? आपने लेफ्ट साइड पे एक साइड बार देखा होगा, उसको आप वायर फ्रेम कह सकते हैं या लेयर्स कह सकते हैं। वायर फ्रेम नहीं, सॉरी, लेयर्स कहते हैं। अब फिग्मा या डिजाइन की वोकैबुलरी में ठीक है जी। अच्छा, तो शायद ये आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो, नहीं सबके लिए मुश्किल होगा ना। खैर, आपको मैं बता देता हूं, आप लोग इम्प्लीमेंट तो जाहिर सी बात है करेंगे तब देख लीजिएगा। मेरा माउस का कर्सर जैसे ही मैं अपने डिजाइन के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन पे सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, जैसे नैव बार है, जैसे ही मैंने नैव बार पे यहां क्लिक किया तो यहां लेफ्ट साइड पे एक हेडर हाईलाइट हो गया, हेडर नाम का एक सेक्शन हाईलाइट हो गया।
अब ये मुश्किल है थोड़ा देखना, लेकिन क्या करूं, कोई दूसरा तरीका भी नहीं है इस वक्त मेरे पास। ठीक है, तो क्या कर होगा, आप किसी भी तरह डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले फिग्मा का डिजाइन बनाने बैठेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन बनाएंगे। सपोज करें अब ये स्टेप्स भाई याद रखना है, ठीक है। आपको नेवबार बनाना है तो भाई आप सिलेक्ट नेवबार इन फिग्मा डिजाइन। आप फिग्मा डिजाइन पे सेलेक्ट करेंगे नेवबार, यह एक सेक्शन का नाम है, ये कोई भी सेक्शन हो सकता है आपके डिजाइन में, 50, 10, 20 जितने भी सेक्शन हो आप उस पर इसी तरह पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, फिग्मा के डिजाइन का सेक्शन सेलेक्ट किया। जब सेक्शन सेलेक्ट हो गया तो यहां लेफ्ट साइड पे साइड बार में वो सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब सभी भाई इसके आगे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो है वो नेव बार को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इसको कोड करना अपनी नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी इस डिज़ाइन के अंदर या इस नेव बार की जो डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास एक साइड बार नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने हेडर सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे को यहाँ से मज़ीद कंफर्मेशन हो रही है कि मुझे जो प्रॉपर्टीज़ विजिबल हैं वो हेडर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और इसके लेआउट के अंदर हमारे पास जितनी भी CSS जो इस पर इम्प्लीमेंट हुई है या जो हमें विजिबल हो रही है, ठीक है, वो हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ विड्थ, हाइट, लेफ्ट, जस्टिफाई और पैडिंग। अच्छा, पैडिंग के अंदर अगर आप देखें तो इंडेंटेशन करके हमें कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी है, पैडिंग की प्रॉपर्टीज है। ये जो इंडेंट करके दिया हुआ है हमें, ये हमें बता रहा है कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो पैडिंग की प्रॉपर्टीज है। बात समझ आई? किसी का कोई सवाल? ठीक है, उसके बाद हमें बता रहा है कि भी इस जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, वो ये हैश कलर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को RGB कलर सिलेक्ट करना है, मैं RGB पे क्लिक करूँगा, मेरे को RGB कलर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, हेक्स कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊंगा। आपने सेक्शन सेलेक्ट किया, यहां तक समझ आया नहीं आया? जब सेक्शन सेलेक्ट कर लिया ना भाई तो राइट साइड पे उसकी आपको स्टाइलिंग मिल जाती है। स्टाइलिंग मतलब CSS मिल जाती है, सही है। अब या आपने हेडर सेलेक्ट किया, जैसे ही हेडर सेलेक्ट किया या हेडर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, उसको क्या मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, मतलब इस स्क्रीन पे मेरे पास नहीं बना हुआ, तो आपके पास शायद आपको इसको वहां नहीं दिख रहा क्योंकि एक बॉक्स लगा हुआ है वहां पे। ये हेडर सेलेक्ट हुआ, ये विद, हाइट, लेफ्ट, जस्टिफाई क्या चीज है, CSS की चीज है। तो आपने जैसे ही किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट किया ना, इस वक्त मैंने नेवबार को सेलेक्ट किया तो नेवबार से रिलेटेड जो भी मेन चीजें थी वो मुझे मिल गई। जैसे उसकी विड्थ क्या है, अब ये जूम नहीं हो रहा, फिग्मा का डिजाइन ही जूम हो रहा है, वो साइड बार जूम हो नहीं रहा क्योंकि फिग्मा वालों ने रखा है इसको ऐसे। तो हम क्या करें, विड्थ उसकी उन्होंने कहा कि भाई 1920 पिक्सल है, 1920 पिक्सल। फिर हाइट उन्होंने बता दी भाई 92 पिक्सल है। फिर लेफ्ट बता दी जस्टिफाई, ये CSS उन्होंने लिख के दे दी। अब हमने फिग्मा डिजाइन में सेक्शन सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम उसकी स्टाइलिंग पे भी पहुंच गए जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। आपको भी यही करना है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, आपने नेवबार कोई भी सेक्शन सेलेक्ट किया, राइट साइड में राइट पैनल में आपको उसकी CSS मिल जाएगी।
CSS will be in the right triangle. कहाँ सेलेक्ट किया है? नेवबार में। तो नेवबार के पेरेंट के रिलेटेड जो भी मेरे पास प्रॉपर्टीज थी CSS में वो राइट साइड में मिल जाएगी। सिंपल इतना ही है जी समी भाई। ठीक है, अब हम जो है Next.js के प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं, डिज़ाइन को देखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रोजेक्ट में आया, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं कंपोनेंट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि नेवबार जो है हर हमारे जितनी भी वेब पेजेस होते हैं उसके ऊपर हर पेज के ऊपर होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट अप्रोच हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फोल्डर बना लिया कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर अब मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ नेवबार का। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने की RFCE, ठीक है, मेरे पास रिएक्ट की जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पूरा हमें सिंटैक्स जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट की एक्सटेंशन है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप एक्सटेंशन वाले डायलॉग में जाएंगे, आप लिखेंगे React.js, तो आपको जो शुरू में जो एक्सटेंशन मिलेगी वही एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। आपके पास ये कमांड आ जाएगी। नाम एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, बस आप React.js लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अभी एक्सटेंशन की बात हुई, अब आप करेंगे क्या भाई? एक्सटेंशन के टाइप्स में जाएंगे, आपको पहली चीज जो है वो और लिखेंगे React.js। तो आपको पहली चीज यहाँ पे React.js से रिलेटेड जो उसका एक्सटेंशन है ES7 शायद उसका नाम है, सबसे पहला एक्सटेंशन ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप डाउनलोड करें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में होते हैं या क्विज में होते हैं ना, तो जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता है वो आपको इन्हीं सब चीजों में फंसाता है, क्योंकि उसको पता है। अब इंटरव्यूज भी है ना, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू को पता है कि भाई उसको क्या क्या पूछा। AI टूल जितने आ गए ना, बिगिनर्स क्या करते हैं, AI टूल यूज करते हैं। भाई एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट आप AI टूल यूज ना करें, हर चीज जो है ना वो अपने हाथों से लिखें। तो एक्सटेंशन हमने आपको बता दिया, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि जब मैं भी आप लोगों के सामने हर चीज टाइप करके लिख रहा हूँ, आप भी जब इससे फेमिलियर हो जाए, तब फेमिलियर ना हो तब तक आप इसको टाइप करके लिखें। जैसे ही आप लोगों का हाथ सेट हो जाए तो आप लोग एक्सटेंशन की तरफ आ जाए। ठीक है, मैं नेवबार का कंपोनेंट फिलवक्त बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने Next.js में आके जो है वो नेवबार को फाइल बना ली। अब React.js की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने अपने ज़हनों में रखनी है। मैं नेवबार का कंपोनेंट बना रहा हूँ, अब आपको पता है कि भाई नेवबार एक वो चीज है जो मेरे वेबसाइट के हर पेज पे होगी, और हर पेज पे जो चीज होती है हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो फिग्मा का डिजाइन और Next.js का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें आप लोगों ने अपने जहनों में लाजमी रखनी है। जी सर, अब इसको हम किस तरह लेके चलते हैं, अब गौर से देखें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या अप्रोच इस्तेमाल करने लगा हूँ कि हमारे पास जो रिटर्न का जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, वो कहता है हमें कि एक आपके पास पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप मजीद अपने HTML के एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले से पेरेंट डिव बना हुआ है। अब हम जाते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर और हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ हमें अचीव कर रही है। हमें सबसे पहले ये जो हमारा जो नेवबार का जो ब्लॉक है हमें उसको बनाना है। ठीक है, तो वो किस तरह बनेगा, सबसे पहले हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने हेडर को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ विजिबल हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हाइट और विड्थ जो है वो मैं
कॉपी कर लूँगा और वहाँ ले जाके जो है उसमें पेस्ट करूँगा। ठीक है जी, हमारा पेरेंट डिव, इसके अंदर एक नया डिव बनाया हमने जो कि हमारे नेवबार का डिव है। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं दे दूँगा क्लास नेम। अब मेरे पास टेलमेंट के अंदर तो इस तरह की कोई भी क्लास नहीं है जो हमें 1920 पिक्सल्स के ऊपर हमें क्लास मिल जाए। कोई ऐसी है वेट, कोई भी क्लास इतने बड़े पिक्सल्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, आर्बिट्री वैल्यू हम इसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमें टेलमेंट सीएसएस प्रोवाइड नहीं करता लेकिन हमें उसको यूज करनी है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वो चीज़ लिखते हैं। सबसे पहले विड्थ हमें लगानी है, हमने लिखा विड्थ डब्ल्यू और उसके बाद डैश लगा के हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा वो आप समझ लें कि कस्टम मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ और वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम विड्थ दे दें 1920 पिक्सल्स। ठीक है, आखिर में लाजमी है कि आप जो है वो पैरामीटर यूनिट जो है वो आप लाजमी दें। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यूनिट नहीं देते, सिर्फ 1920 लिख के बाद में कहते हैं यार हमारे पास तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे हाइट है 92 पिक्सल्स। हाइट को मेरे पास शो होगी अभी ब्राउजर पे? नो, कितने लोग कहते हैं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या करूँ मैं सर रेंडर करवाएं इसको, रेंडर नहीं करवाया। ठीक है, हमने सबसे पहले उसको रेंडर ही नहीं करवाया। तो मैं आता हूँ सबसे पहले P20SX के अंदर और ये जितना भी कंटेंट है इसका मैं कंटेंट रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अभी सभी भाई ने हमें क्या बताया, करो कि टेलमेंट सीएसएस में हमें आज एक नई चीज पता चली। आप जब टेलमेंट सीएसएस की क्लासेस यूज करते हैं और अगर आपको कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसी वैल्यू यूज करनी पड़ जाए जो टेलमेंट सीएसएस से पहले से रखी नहीं है, तो हम क्या करें भाई, हम तो फंस गए। वहां पे एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कस्टमाइज वैल्यूज का। सही है, कस्टमाइज का मतलब है खुद से भी कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमने देखा 1920 पिक्सल की कोई भी प्री डिफाइंड क्लास हमारे पास तो थी नहीं, तो यहाँ पे तो हम फंस गए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास सभी भाई ने हमें बताया, टेलमेंट सीएसएस बोलता है भाई आप कस्टमाइज वैल्यूज भी दे सकते हो। अब वो किस तरह देते हैं, सबसे पहले तो उस क्लास का नाम जो आपको अप्लाई करनी है या उस प्रॉपर्टी का नाम। आपको विड्थ की प्रॉपर्टी चाहिए, दानियल इसका थोड़ा सा आवाज तेज कर दो। ओके, तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी का नाम लिखा। इस केस में हमें विड्थ चाहिए थी तो हमने W लगा दिया। आप लोगों को पता है जब भी विड्थ अप्लाई करेंगे तो W लगता है, हाइट अप्लाई करेंगे तो H लगता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम वैल्यू का, मतलब खुद से भी आप वैल्यू दे सकते हैं जो टेलमेंट में एडजस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, विद डैश और आपने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने वो वैल्यू लिख दी जो एग्जैक्टली आपको चाहिए थी। इस केस में मुझे 1920 चाहिए था, मैंने 1920 लिख दिया। मुझे अगर 2500 चाहिए होता मैं 2500 लिख देगा। और उसके बाद जो है वो यूनिट लगाना लाजमी। अब यूनिट ये चाहे पिक्सल्स में हो, रैम में हो, परसेंटेज में हो, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे यूनिट देना सर क्या लाजमी है? देखिए यूनिट पे काम नहीं चलेगा। नहीं, अगर यूनिट का अगर हम काम करेंगे होता ही है कि ये गैजेट के ऊपर सीएसएस ही करना है 1920 में। तो देखें मुझे विद 1920 भी पिक्सल मिल रहा है, सही है। तो इसका मतलब मेरी विद इस पे 1920 की अप्लाई हो चुकी है और हाइट के साथ भी बिल्कुल यही सीन है। जैसे मैं हाइट पे आया तो हाइट 92 पिक्सल मेरे पास आ रही है। जी सर, ठीक है। अब हमने हाइट और विड्थ अप्लाई कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का आउटपुट आ रहा है।
ये तो आ ही नहीं रहा, हमने उसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो हम जल्दी से जाते हैं अपने फिग्मा डिज़ाइन पे। कहाँ गया वो डिज़ाइन, इसी में है ये रहा। ठीक है, अब हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज की सेक्शन के अंदर कलर की प्रॉपर्टी मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हेक्स वैल्यू लिखी हुई है। मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास मैसेज आ गया कॉपी टू क्लिक बोर्ड। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप 2-3 दफ़ा क्लिक कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब आप जाएंगे अपने डिज़ाइन पे और यहाँ पर भी बीजी, जाहिर सी बात है ये कलर मेरे टेलमेंट की प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर तो मौजूद नहीं है, या मेरे को ढूंढना पड़ेगा, होगा भी तो ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम कस्टम वैल्यू अप्लाई करेंगे। अब जाके देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कलर तो आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं आधा कलर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे इस डिव की जो हाइट है वो 92 पिक्सल है, तो ये सिर्फ 92 पिक्सेल्स की हाइट दे रहा है हमारी टोटल स्क्रीन का। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये देखिए नीचे स्क्रॉल आ रहा है, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे पास जो विड्थ है वो हमारे इस लैपटॉप स्क्रीन से बड़ी है, तो वो हमारे पास वेब पेज के ऊपर एक वर्टिकल स्क्रॉल जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से और चीज़ें देखते भी, हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पैडिंग की कुछ 2 प्रॉपर्टीज सेम है और बाकी 2 सेम है। अगर यहाँ देखा जाए तो टॉप और बॉटम जो है वो प्रॉपर्टी सेम है, और राइट और लेफ्ट वो भी सेम है। तो मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि जो हमारे वेबसाइट का जो एक्स एक्सेस है, ठीक है, वो हमारा 220 पिक्सल है और वाई एक्सेस जो है वो 16 पिक्सल है। क्या आप सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात से? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लास अप्लाई कर दूंगा पी वाई, जिसका मतलब है वाई एक्सेस, यानी कि मेरे तो ये गाना देखी जा रही है टॉप टू बॉटम। यहाँ पे हमारे पास कितनी पिक्सेल्स रिक्वायर्ड थी? 16। तो अब मेरे को पता है कि टेलमेंट सीएसएस के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो डिविजिबल ऑफ 4 होती है। क्या आप ये कह रहे हैं कि 4 पिक्सल मेरे को 16 चाहिए? मेरे को पता है यार ये 4 का मल्टीपल है, तो ये मेरे को मिल जाएगा। 250 MB की है। ठीक है, और इसी तरह पी एक्स दे देते हैं। पी एक्स के ऊपर 220 है, वो हमारे टेलमेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज में मौजूद नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कस्टम वैल्यू 220 पिक्सेल्स देंगे। इसको सेव करेंगे, जाके देखेंगे कोई फर्क नजर आया? कोई फर्क हुआ ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास पैडिंग और विड्थ जो थी, पैडिंग जो थी टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये सारे हमारे जो कंटेनर जो था उसके हमें हाइट और विड्थ सेट कर रहा था। ठीक है, अगर हम सिर्फ पैडिंग देते हैं, हाइट विड्थ ना भी दें, तब भी हमारे पास ये चीज़ जो हमारा वेब पेज जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ जो है वो कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से जाता हूँ। जो इसकी ग्लोबल सीएसएस है उसके अंदर से मैं कुछ कलर जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे नए पर जो मेरा पेज है वो वाइट कलर में हो गया। ठीक है, मैंने ग्लोबल सीएसएस जो प्री डिफाइन जो आई थी वो हमने को रिमूव कर लिया। चलते अपने डिज़ाइन की तरफ देखते हैं और हमें क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे बज़ाहिर यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, या 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं। एक है हमारे पास इमेज का, ठीक है,
ये हमारे पास लोगो या इमेज कह लें इसको, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये नेविगेशन, तीसरा हमारे पास लॉगिन बटन। तो हमारे पास ये 3 चीज़ है। तो ये जो लैपटॉप्स का इशू है ना, ये हमारे जो यहाँ पे कुछ भाई हैं उनके पास जो है लैपटॉप का चार्जर जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो वो इशू है और कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास जो ये डिज़ाइन है इसके ऊपर सिर्फ 2 डिव्स हैं, तो ये क्या बात सही रहेगी? नो, 3 डिव्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नेविगेशन और ये लॉगिन बटन एक ही डिव में डाल दें, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कितने लोग कहते हैं पॉसिबल है और कितने लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है? डाल सकते हैं लेकिन सही से दोनों अप्रोचेस हमारी सही है। या तो हम 3 डिव्स बना लें या हम 2 डिव बना लें। हम यहाँ पर अप्रोच यूज करेंगे 2 डिव्स की, ठीक है। पहला हमारा होगा लोगो का, दूसरा हमारा होगा नेविगेशन प्लस बटन। अच्छा जी, तो यहाँ पे सभी भाई ने हमें एक नई बात बताई, न्यू कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आप या तो 3 डिव्स का कॉन्सेप्ट ले लो। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई या तो 3 डिव्स अप्लाई होगा, वो भी सही है जो हमने पहले किया भी था। लेकिन सभी भाई यहाँ कह रहे हैं कि आप इसको 2 डिव्स में भी कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते भाई? हम बिल्कुल कर सकते हैं। 3 डिव्स वाली अप्रोच हम पहले देख चुके, अभी हम 2 डिव्स वाली देखेंगे। एक होगी हमारी लोगो की डिव या लोगो का एलिमेंट होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लोगो होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड डिव होगी उसमें होगा कि भाई आप जो है वो नेविगेशन के अपने लिंक से, थोड़ा जूम करें, नेविगेशन के लिंक्स और बटन एक ही डिव में रख दो, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो अभी सभी भाई 3 डिव्स की अप्रोच हम भी होगी। क्या ये बात सही है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट पे भी या किसी भी नेविगेशन लिंक पे भी अगर क्लिक करूंगा तो उसकी CSS भी मुझे वहां पे मिल जाएगी? मिलेगी जी बिल्कुल। अगर हम प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे या किसी भी नेविगेशन लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, ठीक है, तो मेरे को उस जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी मेरे को CSS विजिबल हो जाएगी या प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएंगी। जैसे मैंने डबल क्लिक किया वो मेरे को बता भी रहा है कि ये जो आपका डिव है ना, ये पूरे एक डिव है, उसके अंदर आपके पास एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें एक डिव के अंदर हमें बता रहा है। और उसके बाद हमें ये भी बता रहा है कि ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है सेक्शन, ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट कितनी है और इसके ऊपर गैप कितना लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं कि हाइट के साथ जो है ना वो HUG लिखा हुआ है, तो ये क्या भला है? भाई ये हमारे फिग्मा के अंदर जो है ना कुछ उनकी भी अपनी चीज़ें हैं जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लें वो उन्होंने डिफाइन की हुई है, तो वो हमें इस तरह शो हो रहा होता है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जस्ट सिंपली आप पिक्सेल्स को कॉपी करें और वहाँ ले जाके यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों की। अच्छा, मैं 2 तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं ऑन दी डिज़ाइन में डबल क्लिक करके किसी भी एलिमेंट को मैं उसकी CSS को एक्सट्रैक्ट कर लूँ या उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लूँ, या फिर जो मेरे पास लेयर्स का जो साइड बार है उसके अंदर जाके मैं उसको नेविगेट करके वहाँ से मैं कैप्चर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोगो है, 2 अप्रोचेज हैं यहाँ पे। या तो मैं इसकी ये वाली इमेज को मैं डाउनलोड करके और इसके साथ ये टेक्स्ट मैं खुद लिखूँ, या फिर मैं इसको पूरा का पूरा लोगो ही डाउनलोड कर लूँ। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा लोगो जो है वो डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसको वहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे किस तरह हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे डिव को, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सॉरी यहाँ से कर लेते हैं, मैंने पूरा लोगो सिलेक्ट किया हुआ है
और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट के साथ मेरे को प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है साइज और फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर मेरे पास JPG, SVG, PDF, PNG चारों ऑप्शंस विजिबल हैं। जो हम वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी इमेजेस हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर PNG फॉर्मेट होती है। क्यों? क्योंकि PNG का जो फॉर्मेट होता है वो छोटा होता है, उसका फाइल साइज छोटा होता है, उसका बैकग्राउंड भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। JPG का बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से वो इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। तो हम JPG हमने सेलेक्ट किया और मैंने कहा भी पहले मैं चेक भी तो कर लूँ यार ये सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, किस तरह आएगा। तो यार ये मेरे को तो विदाउट बैकग्राउंड शो कर रहा है। क्यों? यहाँ पे मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो लोगो है वो वाइट कलर में। ठीक है, मैंने यहाँ से उसको एक्सपोर्ट लोगो करा। अजान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू होगा।